नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका हम अपने से प्यारे से चैनल यूट्यूब पर। देखिए, आज क्या है कि हम कक्षा 12 केमिस्ट्री का जो है कि चैप्टर जो वो सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट जो है हेलो एल्केन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसका हम वन शॉट करेंगे। ठीक है, पूरा जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा वो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो पहले वाले वीडियो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, इसके बाद जो बच जाएगा वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है? तो ये चैप्टर जो है आपका वो एकदम वन शॉट एकदम बेसिक से लेकर के आपको एकदम पूरा तैयारी करा के छोड़ेंगे हम इसको। ठीक है? तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की ओर। जो पहला चैप्टर हमारा है, मतलब सेकंड पार्ट, सेकंड का पहला चैप्टर, अगर सीरियल से देखें तो हमारा छठवां चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरियंस। ठीक है? तो उसके क्वेश्चन को हम करेंगे यहाँ पर। तो आप आइए चलते हम अपने क्वेश्चन पर लेकर के। सबसे पहले करेंगे हम एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यूज करने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये एमसीक्यूज का आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें से कि हेलो एल्केन में मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराने से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया कि हेलो एल्केन में मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखेंगे हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए, हेलो एल्केन क्या होता है कि आप ये कह लीजिए जब किसी एल्केन में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब एल्केन क्या होता है? एल्केन मतलब कार्बन की खुली श्रृंखला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए आपका CH3 आ जाए, CH3 आ जाए, ये आ जाए, या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2 आ जाए, तो ये हमारे एल्केन हैं। और जब इन्हीं में क्या हो, कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए Cl जुड़ जाए या फिर मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ जाए, तो ये हमारा हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होता है? जब कार्बन की खुली श्रृंखला में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो दिया कि हेलो एल्केन में मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि ये मान लीजिए जो हेलो एल्केन है, जब इसमें क्या करें, कोई मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराएंगे, जैसे मान लीजिए Mg है, मैग्नीशियम धातु की क्रिया कराएंगे, तो सीधा सीधा आपका बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ये ऊपर वाले को अगर ले तो यहाँ बन जाएगा CH3, फिर हो जाएगा Mg, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ब्रोमीन, ये Br। तो ये जो आपका बनेगा ये CH3 MgBr, ये जो आपका होता है उसको हम कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो आप सीधा समझ लीजिए, जब किसी हेलो एल्केन का क्या किसी मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो हमारा बनता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ठीक, अब देखो ये CH3 क्या होता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सामान्य फार्मूला होता है RMg, और यहाँ पे होता है X, ये होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला। R होता है क्या, कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की चैन, Mg मैग्नीशियम धातु है, X क्या है, हैलोजन परमाणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पर कि जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है RMgX, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX तथा जल की अपक्रिया से क्या बनता है? इसमें आपको दिया गया है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX है यहाँ पर। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक यहाँ पे दिया गया है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक यहाँ पे दिया गया है RMgX, तो यहाँ पे लिखेंगे RMgX दिया गया है, RMgX। इसकी अब क्या हम कराते हैं जल से, ये हमारा दिया गया है H2O, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखेंगे सीधा सीधा। देखिए यहाँ पे कैसे, H2O को आप इसको तोड़ेंगे तो आपका ये H और OH के रूप में टूटता है, H और OH मतलब H2O है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो R है, R मतलब कार्बन है, ये कार्बन जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, कार्बन जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, तो आपका क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे, सीधा सीधा बन जाएगा आपका RH बन जाएगा, RH बनेगा। साथ में अब देखो यहाँ बचा MgX बचा है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Mg, साथ में आपका ये हो जाएगा X, और इसके साथ आपका OH बचा है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। ठीक है, तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है इसके हम जल से अब क्या कराते हैं तो क्या बनता है, तो सीधा सीधा बनेगा हमारा RH। क्या बनेगा? RH। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, RH। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए, तैयारी आप जम कर करिए, क्योंकि अब देखिए बोर्ड पेपर आपका करीब आ गया है। ठीक है, तैयारी करेंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा, इसलिए तैयारी में जुट जाइए और सभी लोगों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। ठीक,
अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि SN1 अभिक्रिया के लिए कौन अधिक क्रियाशील है। SN1 अभिक्रिया के लिए कौन अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे देखेंगे सीधा SN1। देखिए अब क्रिया हमारी दो होती हैं, एक होता है SN1, एक होता है SN2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि SN1 अभिक्रिया के लिए कौन अधिक क्रियाशील है। तो पहले देखेंगे SN1 क्या होता है, फिर SN2। देखिए अब क्रियाएं दो होती है, पहला होता है SN1 और दूसरी अपक्रिया होती है हमारी SN2। ये दो अपक्रियाएं होती है, SN1 और SN2, ये अपक्रिया होती है। देखो SN1 अपक्रिया जो होता है इसे कहते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रथम कोटि अपक्रिया। इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रथम कोटि अपक्रिया। इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वितीय कोटि अपक्रिया। ठीक है, तो ये अपक्रिया हमारी होती हैं। अब ये SN1 और SN2 ये दो अपक्रिया होती हैं। तो देखो इसमें पूछा है कि SN1 अपक्रिया कब क्रियाशील मतलब अधिक तीव्र कब होगी। तो सीधा सीधा समझिएगा, जब कार्बन की डिग्री को हम बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन की डिग्री यदि 1 है, 1 डिग्री है, फिर यहाँ पे है 2 डिग्री है, फिर यहाँ पे दिया गया है 3 डिग्री। ये कार्बन की डिग्री दी गई है। यदि कार्बन की डिग्री बढ़ती है तो उसमें SN1 अपक्रिया तीव्र होता है। कार्बन की डिग्री जब बढ़ती है तो उसमें SN1 तीव्र होता है, और जब कार्बन की डिग्री घटती है तो उसमें SN2 तीव्र होता है। ठीक है, सीधा समझ जाइएगा, जब कार्बन की डिग्री हम बढ़ाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे ये इस तरफ चलेंगे तो कार्बन की डिग्री बढ़ रही है। जब कार्बन की डिग्री बढ़ती है तो SN1 अपक्रिया तीव्र होता है, और उसी का उल्टा जब कार्बन की डिग्री घटती चली जाती है तो वहाँ पर SN2 तीव्र होता है। ठीक है, तो प्रश्न आपको यहाँ पे दिया है SN1 हमसे पूछा है, तो SN1 कब होगा, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन आपको दिया गया इसमें किसकी डिग्री ज़्यादा है, तो इसमें से आपका जो 3 डिग्री वाला है वो हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जो आपका 3 डिग्री दिया गया है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, 3 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, 3 डिग्री। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, SN1 कब तीव्र होगा, कार्बन की डिग्री बढ़ेगी। SN1 और SN2 तो क्या होता है, ये आपको पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसकी अपक्रिया लिखने के लिए आता है, क्रिया विधि लिखने के लिए आता है, या बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आता है कि SN1 कब तीव्र होगा, SN2 कब तीव्र होगा। डिग्री बढ़ेगी तो SN1 तीव्र होगा, डिग्री घटेगी तो SN2 तीव्र होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये IUPAC वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन दिया होगा CH3, CH2, CHBr और दिया है CH3, इनका IUPAC पूछा है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है CH, फिर यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CH3, नहीं यहाँ ब्रैकेट में, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है Br, और फिर बाद में ब्रैकेट में यहाँ पे है CH3। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका पूछा IUPAC। देखिए आपको बता देते, यदि कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ मिले, IUPAC में क्या होगा, जब किसी कार्बन के बाद कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ मिले तो आप सीधा समझिएगा वो कार्बन के ऊपर या नीचे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस कार्बन के बाद आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा उसी कार्बन के ऊपर या नीचे उसको जोड़ देना जो कोष्टक वाला होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के बाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इस ब्रोमीन को क्या करेंगे, चाहे इसके ऊपर चाहे इसके नीचे जोड़ देना है। तो सीधा इसको आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH। अब इस ब्रोमीन को चाहे आप नीचे जोड़िए चाहे ऊपर जोड़िए, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये वाला बचेगा तो ये हो जाएगा CH3। ये सीधा हो गया। अब क्या करेंगे, पता है कि IUPAC करते समय क्या करते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं। तो कार्बन की गिनती हम करेंगे, किस तरफ से गिनती करेंगे, जिस तरफ से हमारा कोई परमाणु मतलब कोई क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। क्रियात्मक समूह चाहे फ्लोरो हो जाए, क्लोरो हो जाए, ब्रोमो मतलब हाइड्रोजन में से कुछ हो जाए, या फिर हमारे कार्बोक्सिलिक एल्कोहलिक जो भी क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे, तो जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उस तरफ से हम गिनती करेंगे कार्बन की। जैसे देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब आपको देखना है ये ब्रोमीन जो है वो किस तरफ से पास पड़ेगा। ये ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा गया है, अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये तीसरे नंबर पे पड़ेगा। अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो ब्रोमीन हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। तो पास है हमारा इस तरफ से पड़ेगा, तो गिनती करेंगे 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 4 कार्बन हो गए।
तो इसमें क्या लिखेंगे, ब्रोमीन। जो क्रियात्मक समूह जो जैसे ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आ जाए तो इनका नाम पहले लिखा जाता है। अब ब्रोमो कितने नंबर पे जुड़ा है, 2, तो यहाँ सीधा नंबर हो जाएगा 2। बी आर जो होता है इसको हम पढ़ते हैं ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, ये हो गया 2 ब्रोमो। अब कार्बन कितने हैं, 4। जब 4 कार्बन होता है उसे क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट। खुली श्रृंखला के साथ जोड़ेंगे एन तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का नाम पहले लिखेंगे, फिर जो कार्बन होगा उसके हिसाब से ब्यूटेन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाए कौन सा, ए वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, 1 क्लोरोप्रोपेन की क्रिया हमको कराना है जलीय KOH से। 1 क्लोरोप्रोपेन की अपक्रिया जलीय KOH से करवाना है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी आपके जैसे जलीय आ जाता है और कभी आपका एल्कोहलिक आ जाता है, तो जलीय और एल्कोहलिक में अंतर होता है, अपक्रियाएं दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे, पहले इसको मिट देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ चलते हैं लेकर के। हाँ, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारा कि 1 क्लोरोप्रोपेन। देखिए इसमें आपको सिर्फ नाम दिया गया है, कभी कभी नाम दिया होता है, फार्मूला आपको खुद बनाना होता है। तो फार्मूला आप बनाएंगे अपने से। देखो फार्मूला कैसे बनाए जाएंगे, पहले उसमें देखना होगा प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन जो भी होगा उस हिसाब से हम कार्बन लगाते हैं। कार्बन के बाद जो आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा कितने नंबर पे, उस नंबर पे हम क्रियात्मक समूह को जोड़ते हैं। तो पहले ही आपको दिया गया 1 क्लोरोप्रोपेन दिया गया है यहाँ पे। तो 1 क्लोरोप्रोपेन के हिसाब से प्रोपेन मतलब कार्बन कितने होंगे, 3। तो 3 कार्बन बनाएंगे, ये आ जाएगा CH3। फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, CH3, ये आ जाए हमारा क्या, प्रोपेन आ गया, ये प्रोपेन आ गया। पर आपसे 1 क्लोरोप्रोपेन का है, 1 क्लोरोप्रोपेन कहा जाए तो आप यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करके, क्योंकि 1 नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे CH2 और इसी के साथ जोड़ देंगे यहाँ पे Cl, क्लोरो हो गया। अब 1 पे है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, तो इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हो गया। अब इसकी अब क्या करवाना है, जलीय KOH के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे KOH है हमारे पास, KOH, ये कैसा है, जलीय है, ये जलीय है, जलीय, एल्कोहलिक नहीं है, जलीय है। अगर ये एल्कोहलिक होता तो ये अपक्रिया हमारी अलग होती। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हाँ, तो चलिए क्वेश्चन कर रहे थे हम ये वाला कि इसमें क्या होता है कि जब 1 क्लोरोप्रोपेन की अपक्रिया हम जलीय KOH से करवाते हैं तो वहाँ क्या बनता है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए सीधा सीधा यहाँ पे करेंगे कैसे, देखिए जब इस तरह का आपका प्रश्न आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कोई मान लो ब्रोमो प्रोपेन आ जाए, क्लोरोप्रोपेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, और उसकी हम किया अपक्रिया हम यहाँ पे जैसे जलीय KOH आ जाए। देखो एक होता है एल्कोहलिक KOH, एक होता है जलीय एल्कोहल, जलीय। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जो आपका जलीय OH होता है ये कुछ नहीं करेगी, सीधा सीधा OH आ करके यहाँ से Cl को हटा करके इसके स्थान पे आ जाएगा, और ये Cl जो है ये Cl चला जाएगा K के साथ। तो सीधा सीधा हमारा क्या बनेगा, इस Cl के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा OH, तो ये सीधा सीधा बनेगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा CH2, और इसके साथ यहाँ पे जो Cl है, Cl हट करके यहाँ पे आ जाएगा OH, और साथ में आपका प्लस में बनेगा क्या हमारे यहाँ पर KCl, प्लस में बनेगा KCl। पर KCl से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब ये पहले वाले से है। ठीक है, अब इसके नाम की बारी है, तो इसके नाम कैसे करेंगे, जो OH समूह होगा। देखिए कोई भी यौगिक आ जाए, यदि यौगिक का आपको नाम नहीं आता है तो सीधा आप IUPAC लिख लीजिए बस। ठीक है, तो जब इसका हम IUPAC लिखेंगे तो गिनती हम यहाँ से करेंगे, ये तो हो जाएगा 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और ये हो जाएगा 3 कार्बन। अब 3 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रोपेन, तो इसका सीधा सीधा नाम हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। अब OH कितने नंबर पे जुड़ा है यहाँ पे, 1 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 1। OH के लिए क्या जोड़ते हैं हम यहाँ पे, ऑल, तो ये हो जाएगा ऑल। तो ऑप्शन आपका हो जाए क्या, प्रोपेन 1 ऑल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका प्रोपेन 1 ऑल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यही सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है देखिए तैयारी कहते चलिए आप लोग, मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए आप तैयारी कहते चलिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस पॉली हैलोजन यौगिक को सूर्य के प्रकाश व O2 के द्वारा फास्जीन में बदला जाता है। क्वेश्चन दिया है कि किस पॉली हैलोजन यौगिक को, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉली हैलोजन यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो पॉली हैलोजन यौगिक क्या होता है सीधा आपको पता है, पॉली, देखो पॉली का मतलब होता है बहुत या अधिक, और हैलोजन है तो मतलब कि हैलोजन की संख्या, जब हैलोजन की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है उसे कहते हैं पॉली हैलोजन।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए CHCl3, ये आ जाए हमारा। इसके अलावा इस मान लीजिए आ जाए यहाँ पे CCl4। अब देखो इसमें हैलोजन परमाणु जो है वो आपका 2 से अधिक है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 4 है। तो इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 से अधिक आ जाती है, उसे हम पॉली हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो यही आपको ऑप्शन दिया गया है, वो सॉरी आपको दिया गया, और इसमें करना क्या है कि किस पॉली हैलोजन यौगिक को सूर्य के प्रकाश व O2 के द्वारा फास्जिन में बदला जाता है। तो देखिए, आप ये क्वेश्चन नंबर आपका छठा नंबर है, वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, छठा नंबर क्वेश्चन है। देखो फास्जिन का फार्मूला होता है COCl2। अब इसमें आपको कहा है कि COCl2 जो होता है इसको बनाने के लिए कौन प्रयुक्त होता है या कौन बदलता है इसको। ठीक है। तो इसमें से जो आपका ये होता है क्लोरोफार्म, इसको कहते हैं हम क्लोरोफार्म CHCl3। ये जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म ही इसे फाजिन में बदलने में मदद करता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, क्लोरोफार्म। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्लोरोफार्म। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हुँ। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जब हम अधिक ताप व अधिक दाब पर NaOH व H+ से कराते हैं तो फिनॉल बनता है। यह कौन सी अपक्रिया है? कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, देखिए सीधा-सीधा पहले यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाएँगे। क्लोरोबेंजीन बनाना सबको आना चाहिए। तो ये हम बनाएँगे यहाँ पे सीधा-सीधा क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के रिंग में आप Cl जोड़ देंगे तो क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जो है अधिक ताप पर, अधिक ताप व अधिक दाब पर, ये मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हम अधिक ताप व अधिक दाब, अधिक ताप व अधिक दाब पर किससे कराते हैं हम, NaOH से कराते हैं। तो NaOH से किससे कराते हैं, अम्लीय माध्यम में H+। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फिनॉल बनता है, पर ये अपक्रिया किस प्रकार की है, कौन सी अपक्रिया हमारा। तो देखो इस फिनॉल कैसे बनता है, जो OH है यहाँ पर, ये OH क्या करेगा, यहाँ से Cl को हटा करके सीधा सीधा यहाँ बनेगा बेंजीन, और बेंजीन के साथ में आपका जुड़ जाएगा Cl के स्थान पे OH। तो ये हमारा हो जाएगा फिनॉल। अब ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। इससे हम कहते हैं फिनॉल। ये हमारा है फिनॉल। अब ये कौन सी अपक्रिया है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, ये अपक्रिया हमारी होती है डॉज प्रक्रम। इसे डॉज प्रक्रम अपक्रिया कहते हैं। तो ये अपक्रिया हमारी है डॉज प्रक्रम, इसे हम डॉज प्रक्रम अपक्रिया कहते हैं, डॉज प्रक्रम। तो कौन सी अपक्रिया हमारी है, डॉज प्रक्रम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉज प्रक्रम। ठीक है। तो ये हो जाए अपक्रिया, और ये अपक्रिया आप याद कर लीजिए। अपक्रिया आपको पेपर में बहुत लिखने के लिए आती है। कभी जैसे मान लीजिए अपक्रिया दिया होता है, पूछा जाता है कौन सी अपक्रिया है, या फिर आपको रिएक्शन दिया जाएगा, उसको पूर्ण करना रहेगा, पूर्ण करने पर फिर आपको बताना होता है कौन सी अपक्रिया है। तो अपक्रिया आपकी कैसे भी आ सकती है, पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। 8वां क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। देखो प्रशीतक का मतलब होता है शीतलक या ठंडा करने वाले। तो जिस पदार्थ का उपयोग ठंडा करने में किया था उसका नाम क्या है, या उसे क्या कहते हैं। तो सीधा सीधा आपको पता है, प्रशीतक या शीतलक के रूप में जो होता है एक ही यौगिक आता है, उसको हम कहते हैं CCl2F2। ये होता है, इसे हम कहते हैं CCl2F2। इसे शॉर्ट में हम CFC कहते हैं, शॉर्ट में इसे CFC कहते हैं, और इसको हिंदी में हम फ्रीऑन कहते हैं, फ्रीऑन। इसका 3 नाम है, याद कर लीजिएगा। इसे फार्मूला इसका CFT हो, वो CCl2F2 होता है, शॉर्ट में इसे CFC कहते हैं, हिंदी नाम इसका क्या होता है, फ्रीऑन होता है, जिसे हम फ्रिज या AC में यूज करते हैं, शीतलक मतलब ठंडक के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये CCl2F2, CCl2F2। इसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFC, शॉर्ट में कहते हैं। हम्म। तो ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अभी आप ये जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपके देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन वहाँ पर। अब क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलेंगे हम सबसे पहले कि मतलब क्वेश्चन हल करने वाले क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर, नहीं क्वेश्चन नंबर आपको पहला यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इसमें यूज लिखने हैं आपको, यूज यूज लिखने इसमें से किया है कि निम्नलिखित यौगिकों के उपयोग लिखिए, निम्न यौगिकों के उपयोग लिखिए, आपको लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया, यौगिकों के उपयोग लिखने हैं। उसमें यौगिक में 4 यौगिक दिए गए हैं, चारों यौगिक कौन से आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है, चारों यौगिक के नाम। तो सबसे पहले हमारा यौगिक है यहाँ पे क्लोरोफार्म, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे क्लोरोफार्म दिया गया है, CHCl3, ये है क्या क्लोरोफार्म, ये नंबर पहला यौगिक है। दूसरा यौगिक यहाँ पे क्या दिया गया है, दूसरा यौगिक दिया है यहाँ पे फ्रियान, फ्रीऑन, इनके यूज लिखने हैं, उपयोग। तो ये हमारे यूज हैं, इनको लिखने हैं, यौगिक फ्रियान दिया है। तीसरा यौगिक यहाँ पे दिया गया है हमारा CCl4, CCl4 को हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और नंबर चौथा यहाँ पे दिया गया है DDT, DDT ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आते हैं इनके यूज लिखने के लिए। तो इनके हम यूज लिखेंगे। पहला हमारा दिया है क्लोरोफार्म, इसे हम क्लोरोफार्म कहते हैं, इसका नाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म क्या होता है कि देखिए कभी क्या होगा, आप मेडिकल की दुकान पे जाइए तो क्या कहता है, जो फिल्मों में आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि क्या कहते हैं कि लोगों को ऐसे रुमाल या दस्ती में क्या होता है, लोगों को इसे दवा सुंघा कर बेहोश कर दिया जाता है। वो दवा हमारी क्लोरोफार्म ही होती है। क्लोरोफार्म एक गैस के रूप में होता है, ये एक तरीके से बेहोश करने वाली दवा है, बेहोश करने वाली दवा, पर ये खतरनाक भी होती है, ठीक है। तो सीधा सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो आपका क्लोरोफार्म होता है, इसका उपयोग क्या था, निश्चेतक पदार्थ के रूप में। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने वाली दवा, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। नंबर दूसरा दिया है फ्रियान, फ्रियान क्या होता है अभी बताएं, फ्रियान शीतलक या प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग लिखेंगे प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक या शीतलक के रूप में, प्रशीतक या शीतलक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कहाँ, फ्रिज या AC में, प्रशीतक या शीतलक के रूप में, ठीक है। और नंबर तीसरा देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, ये किसी यौगिक को घोलने का काम करता है। जैसे मान लीजिए जल होता है, पानी, तो उसी अवस्था में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये क्या करता है, दूसरे पदार्थ को घोलने, मतलब विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहाँ लिखेंगे विलायक के रूप में, इसका उपयोग कहाँ जाता है, कहाँ, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। फिर चौथा दिया यहाँ पे DDT, देखो DDT क्या होता है, DDT एक कीटनाशी पदार्थ होता है जो कीटनाशकों को नष्ट करने में यूज किया जाता है। जैसे फसल में कीट उट लगे होते हैं, तो उन कीटों को नष्ट करने के लिए हम DDT का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, ठीक है। तो इनका यूज किया जाता है। क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ किया, निश्चेतक पदार्थ के रूप में, निश्चेतक का मतलब बेहोश करने वाली दवा के रूप में। दूसरा फ्रियान का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तीसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। और नंबर चौथा दिया है DDT, DDT एक कीटनाशक पदार्थ होता है जो कीट पतंगों को नष्ट करने में इसका यूज किया जाता है। इसको आप नोट करिएगा, फिर हम लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर नोट करते चलिए, आंसर यहाँ से लिखते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है यहाँ पे कि देख लिया होगा कि क्या होता है जब, क्वेश्चन दिया है क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। इस टाइप के क्वेश्चन या इस वैरायटी के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आते हैं बोर्ड में, ठीक है, इससे होशियार रहिएगा। क्वेश्चन दिया है कि क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम निम्नलिखित से करते हैं, निम्नलिखित से कराई जाती है।
तो यहाँ पे देखो किन से कराई जाती है अपक्रिया, यहाँ पे देखेंगे पहला यहाँ पे दिया गया है किन से अपक्रिया कराई जाती है, यहाँ पे देखेंगे पहली अपक्रिया किससे कराई जाती है। पहला हमारा दिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, पहला दिया है क्या यहाँ पे नाइट्रीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे निम्न से अपक्रिया कराएंगे, पहला है यहाँ पे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे, नाइट्रीकरण। पहली अपक्रिया यहाँ पे क्या दिया है, नाइट्रीकरण दिया है। तो नाइट्रीकरण को हम करेंगे यहाँ पर, देखिए नाइट्रीकरण मतलब होता है कि नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करवाना, सीधा सीधा नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करवा देंगे तो हमारा नाइट्रीकरण हो जाता है। तो किसकी करवाएंगे, पहले ही दिया गया क्लोरोबेंजीन की करवाएंगे। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे पहले बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसके पहले अभी बनाए थे, फिर आप लोग बना लीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का क्या करवाते हैं, नाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, इनसे अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए सीधा सीधा देखिएगा। देखिए एक बात आप याद करिए कि जब बेंजीन के रिंग में जब आपका कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो या मेथिल समूह जुड़ा हो या NH2 समूह जुड़ा है, फिर से चाहे तो लिख लीजिए, जब बेंजीन के रिंग में आपका कोई हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हो या मेथिल समूह जुड़ा हो या फिर NH2 एमीन समूह जुड़ा हो, तो जिस भी पदार्थ की अपक्रिया करवाएंगे या जिसकी अपक्रिया करवाएंगे उसको एक बार आर्थो पर जोड़ते हैं, एक बार पैरा पर जोड़ते हैं। फिर से लिखिएगा, तो जिसकी अपक्रिया करवाएंगे उसको एक बार, देखो बेंजीन के ऊपर ये वाला आर्थो होता है, ये वाला पैरा होता है, तो उसको एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार पैरा पर जोड़ेंगे। अपक्रिया दो बार लिखेंगे, बेंजीन को हम दो बार लिख करके एक बार आर्थो एक बार पैरा पर जोड़ेंगे जिसकी अपक्रिया करवाई जाती है। और एक बात और याद करिएगा कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल से हम NO2 को लेते हैं। NO2 को क्यों लेते हैं, क्योंकि NO2 हमारा नाइट्रो समूह होता है। किसी भी यौगिक में जो समूह उपस्थित होता है उन्हीं समूह को हम लिया जाता है, बाकी समूह को हम H2O के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो HNO3 में से किसको उठाएंगे, NO2 को उठाएंगे, कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, आर्थो और पैरा पर। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पहले जो बना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बना है क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ बना लेंगे पहले क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ बनाएंगे पहले क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, NO2 को एक बार जोड़ेंगे आर्थो पर, तो ये बन जाएगा NO2। अब इसको एक बार और लिखेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पर, तो यहाँ प्लस करके लिखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा, ये बना लेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। फिर से क्लोरोबेंजीन ये बन गया हमारा फिर से, और इसको कहाँ जोड़ेंगे, Cl, और इस अब के बाद जोड़ेंगे कहाँ, पैरा पर, ये पोजीशन होता है पैरा, देखो आर्थो मेटा पैरा, ये आर्थो ये मेटा और ये पैरा पोजीशन होता है। तो इसमें से कहाँ जोड़ेंगे, NO2 को एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पर। कब, जब बेंजीन के साथ ये वाले समूह जुड़े होंगे तब। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई, नाइट्रीकरण अपक्रिया हो गई। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला दिया गया है यहाँ पे दूसरा नंबर दिया गया है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है किसी हैलोजन से अपक्रिया करवाना। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब समूह नंबर 17 वाले जो यौगिक होते हैं वो सभी के सभी हैलोजन होते हैं। और जब किसी हैलोजन से अपक्रिया करवाई जाती है तो उसे हैलोजनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ फिर से बनाएंगे हम, कौन सी अपक्रिया हमारी है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण है, तो हैलोजनीकरण में वही क्लोरोबेंजीन लेते हैं यहाँ पे, ये बना लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हैलोजनीकरण, कोई भी हैलोजन चाहे ब्रोमीन चाहे Cl2 चाहे जो ले लेना ले लीजिएगा, ये हो गया Cl2। अब इनकी अपक्रिया करवाएंगे यहाँ पे, देखो वैसे ही करेंगे, एक बार Cl को आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पर जोड़ेंगे। तो आगे यहाँ बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन पहले जो भी बना होगा उसको आप वैसे का वैसे यहाँ उतार लेंगे, ये बन गया। यहाँ पे जुड़ा था Cl, ये हो गया Cl, इसमें दो Cl हैं, एक Cl को यहाँ जोड़ेंगे हम आर्थो पर। अब प्लस करके क्या लिखेंगे, फिर से यही बनाएंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन को कहाँ जोड़ेंगे हम, पैरा पर, पैरा मतलब यहाँ पर। तो पहले इसको Cl वैसे बना लेंगे जहाँ बना था, अब ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बार आर्थो पर Cl, एक बार पैरा पर। नाम लिखना तो नाम लिख सकते हैं, नाम हम नहीं लिखेंगे, नाम यदि लिखना तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1,2, गिनती यहाँ से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसके नाम की बारी आए तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे जुड़ा है 3, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, मतलब 1 पे जुड़ा और 4 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई
क्लोरोबेंजीन, इसका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और इसका हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनका नाम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे इनका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और इसको चाहे तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, आर्थो नाइट्रो, तो ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण अपक्रिया हमारी हो गई। अब तीसरी अपक्रिया दिया गया है क्या हमारा, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है अपक्रिया करवाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण में अपक्रिया करवाएंगे यहाँ पर। नंबर तीसरी अपक्रिया है यहाँ पे, तीसरी है क्या, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेंगे, तो यहाँ बनाएंगे पहले क्लोरोबेंजीन, ये बना लेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसके भी क्या करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण दोनों याद कर लीजिएगा। सल्फोनिक का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अब क्या करवाना है, नाइट्रिक का मतलब नाइट्रिक अम्ल से। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में से पूरे नहीं लेंगे, इसमें से हम लेंगे SO3H को, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में हमारा SO3H ये क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। अब इसको कहाँ जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे आर्थो पर, एक बार कहाँ जोड़ेंगे पैरा को, सबको ऐसे ही जोड़ना है। बेंजीन वाले क्रियात्मक समूह को याद कर लीजिए। तो पहले आप बना लेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसको जोड़ेंगे आर्थो पर तो हो जाएगा SO3H हो जाएगा, प्लस में फिर से इसको बनाएंगे तो ये बना लेंगे पहले क्लोरोबेंजीन, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन में कहाँ जोड़ेंगे हम, पैरा पर, पैरा पोजीशन क्या है हमारा SO3H यहाँ पर, तो ये हम जोड़ देंगे, ये हमारा बन के तैयार। ठीक है, तो नाइट्रीकरण में NO2 को उठाकर आर्थो पर और पैरा पर जोड़ देंगे। हैलोजनीकरण में दोनों हैलोजन को एक बार आर्थो और एक बार पैरा पर जोड़ देंगे, बाकी जो बना है उसको वैसे बना देंगे। सल्फोनीकरण में क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में से SO3H को उठा करके एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे, ऐसे करके फिर प्लस लगा कर एक बार जोड़ेंगे पैरा पर। उस अपक्रिया को हम 2 बार लिखना होता है, 2 बार। ठीक है, तो ये अपक्रिया हमारी है नाइट्री। नाम लिखना हो तो नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसका भी नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, दोनों का नाम अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका नाम लिखना है तो लिख सकते हैं कि आर्थो सल्फोनिक अम्ल क्लोरोबेंजीन, ऐसे लिख सकते हैं, और इसका नाम हो जाएगा पैरा सल्फोनिक अम्ल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि आर्थो पर जुड़ा तो आर्थो आएगा, पैरा पर जुड़ा है तो पैरा आएगा। तो इसको आप नोट करिएगा, फिर हम लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा, आप लोग वहाँ पर दिखा होगा कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। इसमें यौगिक दिए गए हैं कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र बनाना है तथा उनके IUPAC नाम लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल दिया है, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो देखिए संरचना सूत्र बनाने का सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, पहला दिया है, यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर,
हाँ, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल सबसे पहले आपको देखना है कार्बन कितने हैं। ब्यूट आ रहा है मतलब ब्यूट है। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो पहले हम यहाँ बना देंगे सीधा सीधा 4 कार्बन। 4 कार्बन की चेन बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये हमारा हो गया 4 कार्बन की चेन। क्या ये फार्मूला सही है? अभी नहीं। अभी इसमें क्या होगा? एल्कोहल आया है। अब एल्कोहल कहाँ जोड़ेंगे? द्वितीयक पर, क्योंकि द्वितीयक का है तो दूसरे नंबर पे एल्कोहल जोड़ेंगे। इस तरफ से हम दूसरे नंबर पर एल्कोहल को जोड़ेंगे। तो जब यहाँ पर कोई समूह एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होकर के अब यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा OH। अब ये संरचना सूत्र हमारा बन करके तैयार। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसका लिखना है क्या हमको? IUPAC नाम। तो सबसे पहले आप कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन की संख्या से आप उतने कार्बन की चेन बना लेंगे। फिर क्या होगा? पीछे की तरफ से आप गिनती करेंगे कितने नंबर पे कौन सा समूह जुड़ा है, उसके हिसाब से आप बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे हम, अब लिखेंगे इनका हम IUPAC नाम। तो कहाँ से गिनती करेंगे हम? इस देखो क्रियात्मक समूह क्या हमारा इसमें? OH है। अब OH ये क्रियात्मक समूह हमारा हो गया OH। देखना है IUPAC में क्रियात्मक समूह को ही देखना होता है। तो क्रियात्मक समूह हम इस तरफ से गिनती करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2 और ये तीसरे नंबर पे आएगा OH। पर अगर इस तरफ से गिनती करेंगे तो आपका OH आएगा कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो पास हमारा इस तरफ से पड़ेगा तो गिनती करेंगे हम यहाँ से। तो ये 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये हो जाएगा 4। कार्बन की गिनती कहते हैं, हाइड्रोजन की नहीं। अब हो गया, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4। तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्यूटेन लिखेंगे। तो सीधा सीधा हो जाए क्या यहाँ पे? ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। अब OH कितने नंबर पे जुड़ा है आपका? 2 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। OH का अनुलग्न क्या होता है? ऑल। तो इसका सीधा सीधा IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। ये इसका क्या है? IUPAC नाम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल इसका IUPAC नाम। ठीक है। फिर इसमें क्या है कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा दिया है आइसोपेंटिल एल्कोहल। आइसोपेंटिल एल्कोहल। अब देखिए आप क्या कहेंगे? आइसो क्या होता है? आइसोपेंटिल एल्कोहल क्या होता है? तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे आइसो क्या होता है। देखियो एक होता है आइसो, एक होता है नियो। तो पहले हम आइसो समझाते हैं फिर आपको नियो समझाते हैं हम। देखिए जब ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी कार्बन से, मान लो ये बीच वाला कार्बन है, जब किसी कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं, जब किसी कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसो। उसे क्या कहते हैं? आइसो। जब किसी कार्बन से अन्य 3 कार्बन, जैसे मान लीजिए एक कार्बन इस तरफ हमारा जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, एक कार्बन इस तरफ जुड़ा है। तो ये देखो 3 कार्बन जुड़ गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसे हम कहेंगे आइसो कार्बन। ठीक है। अब इसकी अगर बैलेंसी की बात करें तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? यहाँ पर 3। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएगा? 3 हाइड्रोजन यहाँ आएगा। यहाँ कितने लगाएंगे? यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आगे हम वो बढ़ाएंगे, क्योंकि हमसे पेंटिल का है। पेंटिल मतलब 5 कार्बन होंगे, तो अभी 4 ही कार्बन है। और यहाँ भी कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? हम यहाँ पर 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब आगे एक कार्बन और लेके आएंगे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। क्योंकि एल्कोहल कहा है तो इसके अंत में हम यहाँ पे OH भी जोड़ेंगे, एल्कोहल। OH एल्कोहल। जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो ज़्यादातर अंत में ही जुड़े होते हैं। अब ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे? IUPAC नाम करेंगे। कहाँ से करेंगे? वही OH की तरफ से गिनती करेंगे। तो OH हमारा इस तरफ से पास पड़ेगा तो ये 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये हो जाएगा 4। किसका नाम पहले लिखेंगे? यदि आपका जो छूट जाए, जो छूट जाता है उसका नाम पहले लिखना होता है। तो छूटा क्या है? यहाँ पे CH3 छूटा है। और CH3 कितने नंबर पे छूटा है? 3 नंबर। तो नंबर लिखेंगे 3। CH3 को हम क्या पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा मेथिल, मेथिल या मेथाइल, ये हो जाएगा मेथिल। छूटे हुए का नाम लिखने के बाद तुरंत कार्बन का नाम। कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन को ब्यूटेन पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। OH कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर। तो ये हो जाएगा 1। OH का अनुलग्न क्या होता है? ऑल। तो ये हो जाएगा 1 ऑल। सीधा सीधा इसका IUPAC नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिया है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, नहीं क्लोराइड है।
तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे तृतीयक, तृतीयक का मतलब जब किसी कार्बन से तीन तीन मतलब कार्बन, तो मतलब वो तृतीयक ही होता है। तृतीयक मतलब जब किसी कार्बन से तीन अन्य कार्बन जुड़े होंगे। सेम मतलब कि आपका ये आइसो जैसा ही होता है, आइसो जैसा वो भी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीयक के लिए पहले आपका कार्बन बनाएंगे बीच वाला। अब जब तीन कार्बन यहाँ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक कार्बन यहाँ पे CH3, फिर ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया CH3, फिर यहाँ पे कार्बन आ जाएगा हमारा CH, और यहाँ पे एक हम CH लिखेंगे, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्लोराइड कहाँ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा CH3, और क्लोराइड का है तो आपका क्लोराइड जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि चार कार्बन है तो ब्यूटिल कहेंगे, तृतीयक मतलब तीन कार्बन घेरे हुए हैं, और Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। अब इसके हम IUPAC की बात करें तो यहाँ पर देखिए IUPAC क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, देखिए IUPAC अगर हम ऐसे गिनती करेंगे तो एक कार्बन और दो कार्बन आएंगे। देखिए IUPAC में क्या होता है कि गिनती हमेशा उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिले या अधिक से अधिक कार्बन मिले, चाहे आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन में हो चाहे सीधी लाइन में हो, पर हमको एक ओर से शुरू करके अंत तक जाना है जब तक हमको ज़्यादा कार्बन नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे जाए, ये Cl इसकी बारी नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा एक कार्बन दो कार्बन, ऐसे गए दो कार्बन आया। अगर हम ऐसे जाएंगे, देखो एक दो तीन कार्बन, तो ऐसे हमको जाना है और हमको ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं तो हम ऐसे ही जाएंगे। इसको मानेंगे वन कार्बन, ये हो जाएगा टू कार्बन, और ये हो गया थ्री कार्बन। अब कौन कौन छूटा है, आपका Cl छूटा है और CH3 छूटा है। छूटे हुए का नाम पहले, तो पहले Cl का नाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि Cl का नाम पहले आता है, मेथिल का नाम बाद में। तो Cl भी आपका 2 नंबर पे छूटा हुआ है, CH3 भी आपका 2 नंबर पे छूटा हुआ है। तो पहले हम Cl का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाए कितने नंबर पे छूटा है, 2 नंबर पे, तो हो जाएगा टू। Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, तो ये हो जाएगा टू क्लोरो। इसका सीधा सीधा नाम क्या होगा यहाँ पे, टू क्लोरो, ये हो गया। अब क्लोरो के बाद क्या छूटा है, मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल, लिखेंगे मेथिल भी 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा टू। CH3 को पढ़ेंगे मेथिल, तो ये हो जाएगा टू मेथिल, टू मेथिल। अब कार्बन कितने हैं, तीन, तीन कार्बन को क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन। तो IUPAC हो जाएगा टू क्लोरो टू मेथिल प्रोपेन, तो इसका IUPAC नाम हो गया ये। इसको नोट करिए। चलिए रफ करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपका IUPAC में। हम्म, तो चलते हैं, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सीधा सीधा, नियोपेंटिल क्लोराइड यहाँ पे दिया। हाँ अब देखो, अब आ गया नियोपेंटिल। नियो का मतलब होता है, देखो आइसो मतलब जब किसी कार्बन से तीन अन्य कार्बन जुड़े होंगे उसे कहेंगे आइसो, और जब किसी कार्बन से चार कार्बन जुड़े होंगे तब उसे हम कहते हैं नियो। तो सीधा सीधा दिया नियोपेंटिल क्लोराइड दिया है। तो नियो, नियो मतलब पहले बीच वाले कार्बन को बनाएंगे तो ये हो जाएगा कार्बन, तीन अन्य कार्बन मतलब चार अन्य कार्बन इससे और जुड़े होंगे तो ये लिखेंगे कार्बन। ये हो गया यहाँ पे CH3 एक कार्बन, और ये हो गया CH3 तीन कार्बन हो गए, पर चार कार्बन आने चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा CH। यहाँ पे CH नहीं लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, क्योंकि आपको बाद में क्लोराइड का है तो क्लोराइड आएगा तो इसी वाले के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे Cl। अब देखो ये जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन से अब कितने कार्बन जुड़े हुए हैं यहाँ पे चार, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नियोपेंटिल क्लोराइड। और जब किसी कार्बन से चार कार्बन अन्य घिरे रहते हैं तो उसे कहते हैं नियो पेंटिल क्लोराइड, और जब किसी कार्बन से तीन कार्बन जुड़े होते हैं या घेरे होते हैं उसे हम कहते हैं आइसो। अब इसका IUPAC कैसे ही करेंगे, वैसे ज़्यादा कार्बन देखेंगे। अगर हम ऐसे चले तो एक दो तीन ऐसे भी तीन मिलेंगे, ये नहीं ये Cl है, तो एक दो तीन ऐसे भी मिलेंगे तीन। अगर ऐसे जाए वन टू थ्री तो ऐसे भी मिलेंगे आपको थ्री। देखो यदि सीधी रेखा में आपको ज़्यादा कार्बन मिलेंगे तो आप सीधी रेखा में चलना है, जब सीधी रेखा में आपको कार्बन कम दिखाई दे तो फिर आप टेढ़ी मेढ़ी में जाइएगा।
तो सीधी रेखा हम ज़्यादा मिल रहे हैं। गिनती कहाँ से करेंगे? इस तरफ से, क्योंकि हैलोजन हमारा समूह इस तरफ से पास पड़ेगा। तो इसको मानेंगे 1 कार्बन, इसको मानेंगे 2 कार्बन और ये हो जाएगा 3 कार्बन। किसका नाम पहले लिखेंगे? छूटे हुए का। छूटा आपका ये Cl भी है, छूटा आपका ये CH3 भी है, छूटा आपका ये CH3 भी है। अब मिन में से किन का नाम लिखेंगे? तो हैलोजन वाले परमाणु का नाम पहले लिखना होता है। तो ये कितने नंबर पे छूटा है? 1, तो ये हो जाएगा 1। Cl को क्या पढ़ेंगे? क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो, 1 क्लोरो। अब CH3 आपका 2 नंबर पे ये भी है, 2 नंबर पे आपका ये भी है। तो नंबर को साथ साथ लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 2,2। 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 बार छूटे हुए हैं। और 2 बार के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? डाई, तो ये हो जाएगा 2,2 डाई। CH3 को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? मेथिल, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल, डाई मेथिल। तो सीधा सीधा नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल। अब कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 कार्बन को प्रोपेन पढ़ेंगे, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो ये हमारा IUPAC, और पेपर में आपके IUPAC आते हैं, भर भर के आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे लेके चलते हैं। तो चलिए, अब देखिए, इस आपका मतलब कि इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें एक आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहाँ पर कि हुंस डीकर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हुंस डीकर अभिक्रिया पर जो है हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में अभिक्रिया। देखिए, एक होता है टिप्पणी, एक होता है संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी जब कहेंगे तो आपको 2-4 लाइन लिख करके फिर अभिक्रिया लिखना होता है। यदि संक्षिप्त टिप्पणी कहें तो सिर्फ आप अभिक्रिया लिख देना है, वही बहुत है। तो यहाँ पर लिखेंगे हुन से डीकर अभिक्रिया है, तो यहाँ पर लिखना है सीधा क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर वैसे तो हमारा चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दिया गया है यहाँ पे, हुन से डीकर अभिक्रिया। तो यहाँ पे पहले डालेंगे हेडिंग हम, हुन से डीकर, हुन से डीकर अभिक्रिया, हुन से डीकर अभिक्रिया, हुन से डीकर अभिक्रिया। अभिक्रियाएं लिखने के लिए बहुत आती है, नाम वाली अभिक्रिया तो आती हैं बहुत। हुन से डीकर अभिक्रिया। अब देखिए, हुन से डीकर अभिक्रिया क्या होती है? एक होता है बोरोडीन हुन से डीकर, एक होता है हुन से डीकर अभिक्रिया। तो देखिए, हुन से डीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी हम क्या कराएंगे, सिल्वर प्रोपेनोट, सिल्वर प्रोपेनोएट या सिल्वर प्रोपेनोइड की अभिक्रिया हम कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से, मतलब कोई हैलोजन, चाहे Br2 चाहे Cl2 से करवाते हैं, तो हमारा बनता है क्या? करवाते हैं तो हमारा क्या, हम करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे? तो एथिल ब्रोमाइड। अगर ब्रोमाइड लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड मिलेगा, क्लोराइड लेंगे तो क्लोराइड मिलेगा यहाँ पर। तो सीधा करवाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हुन डीकर में, यहाँ लिखेंगे C2H5, C2H5 COO और यहाँ पे है Ag। इसका नाम है सिल्वर प्रोपेनोएट, नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट। इसकी अब क्या करवाते हैं हम, चाहे Br2 से करवाइए चाहे Cl2 से करवाइए। इसकी अब क्या करवाएंगे हम, किससे? Br2 से करवाइए या Cl2 से करवाइए। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे। ये डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो देखो होगा क्या, अगर आप Br2 लेते हैं तो यहाँ कितने ब्रोमीन हैं? 2 ब्रोमीन हैं। अगर यहाँ पे Cl2 लेते हैं तो कितने Cl2 है? 2 Cl हैं। इसमें से क्या होगा, एक ब्रोमीन जो होगा वो एक ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा इसके साथ, C2H5 के साथ। एक ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा C2H5 के साथ, फिर एक बचा हुआ ब्रोमाइड जुड़ जाएगा Ag के साथ। तो सीधा सीधा क्या होगा, C2H5 के साथ एक ब्रोमीन जुड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा सीधा सीधा C2H5 और ब्रोमीन जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? एथिल ब्रोमाइड। प्लस में यहाँ लिखेंगे तो प्लस में देखो Ag के साथ बचा हुआ एक ब्रोमाइड जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgBr। ये क्या हो जाएगा, AgBr। और प्लस में क्या बचा यहाँ पे, ये C डबल O के यदि हम मिला के लिखेंगे तो हमारा CO2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे सीधा-सीधा क्या आ जाएगा CO2। तो ये अभिक्रिया हमारी हो जाएगी कौन सी हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसमें होता है क्या है फिर से बताते हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी सिल्वर प्रोपेनोड की अभिक्रिया लेकर के हम क्या करवाते हैं Br2 से या किसी हैलोजन से करवाइए किसकी उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसमें से यदि आप 2 ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन आपका जुड़ जाएगा जो आपका एथिल समूह होगा C2H5 उसके साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5Br। फिर एक बचा हुआ ब्रोमीन जुड़ेगा Ag के साथ तो हो जाएगा AgBr। अब यहाँ पे क्या बचा है C O O बचा है। जब C O O को मिलाएंगे तो हमारा CO2 गैस बन जाएगा। तो ये आपके लिए हमारी होकर के तैयार हो जाएगी। ये क्या है ये एक गैस है, ये गैस है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो नंबर पहला था। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं। अगला आगे जो क्वेश्चन बच्चे होंगे उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए आप लोग पढ़ते रहिए, दमदार तरीके से तैयारी करिए, पेपर करीब आ गया है। ठीक है, डरना नहीं है, बिंदास होकर तैयारी करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।